सेकंड। हम्म अब देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आज, अच्छे से आप पूरी क्लासेस सुनना, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। काफी चीजें हम शेड्यूल पढ़ चुके, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, वो सब चीजें पढ़ चुके। तो आर्टिकल नंबर 1 पहले मैं बता देती हूँ इन सब में क्या क्या लिखा हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, मतलब यहाँ पे कुछ हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ, दोनों नाम लिख रखे हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, ही शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो हमारा फेडरल करेक्टर है कि सेंट्रल भी होगा और स्टेट भी होगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, कि ये जो स्टेट हैं इन्हें सेंट्रल से अलग नहीं किया जा सकता। आप जब हम देखते हैं किसी और, मतलब और करेक्टर देखते हैं ना, किसी अदर यदि देश के देखें, तो वहां पे लिखा जाता है, जैसे शायद अमेरिका, वहां पे लिखा है फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? फेडरेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे स्टेट को प्रायोरिटी दी गई है, स्टेट मतलब जैसे राजस्थान, एमपी, ये सब चीजें। और यहाँ पे यूनियन, तो मतलब आप स्टेट को यूनियन से अलग नहीं कर सकते। एक बार हैंड रेस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो मैंने तो कौन बनेगा करोड़पति के, मैं एक क्वेश्चन देखा था, शायद 50 लाख समथिंग का क्वेश्चन था, मैंने देखा था कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। इंडिया के अंदर क्या क्या होगा ये बताया गया है। तो इंडिया के अंदर, इंडिया तो है ही, ध्यान रखो। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई समुद्र, जैसे ना 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है, पता है किसी को? जो इंडिया की टेरिटरी है, जैसे सीज होते हैं ना, सीज में भी 12 नॉटिकल माइल्स थे, तो ये भी इंडिया का पार्ट है। और कभी आप लोगों ने, सबने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब भी क्या है? इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया के अंदर इंडिया तो है ही, लेकिन अदर अदर टेरिटरीज में जिसमें ये भी आते हैं, लाइक 12 नॉटिकल माइल्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और देखो और क्या चीजें इंडिया के अंदर इंक्लूड है, जो इंडिया ने अक्वायर की है। क्या की है? इंडिया ने एक्वायर की है। जैसे मान लीजिए गोवा, दादरा नागर हवेली। तो ये भारत देश में नहीं थे, जब भारत देश बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उससे पहले नहीं थे। ये सब चीजें क्या की गई है? बाद में एक्वायर की गई। तो इन्होंने पहले ही लिख दिया, कितनी अच्छी बात लिखी, कि जो चीज एक्वायर की गई है वो भी इंडिया का पार्ट है। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। और देखते हैं, देखिए आर्टिकल 1 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1, ध्यान से देखिए। पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, इस पार्ट 1 का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो 1 से लेकर 4 तक है, दूसरा 5 से 11 तक है। आगे के पढ़ने से मतलब आगे का पढ़ेंगे, पीछे पीछे का डिस्कस करते चलो। इंडिया दैट इज भारत, पूरा रटा हुआ होना चाहिए, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। और जब हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले शेड्यूल 1 का क्या है? कल याद करवाया था मैंने, टी मतलब टेरिटरीज, टेरिटरीज मतलब स्टेट। 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी। 8 यूनियन टेरिटरी, अंडमान, चंडीगढ़, दादरा नागर, दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, है ना? ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, पौंडुचेरी। तो इन्होंने कहा सेकंड, देखिए आर्टिकल 1 का सेकंड पॉइंट कह रहा है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, क्या क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में मैंने सबसे पहले आपको कहा, जो है भारत में वो तो है ही भारत, स्टेट, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। फिर जो यूनियन टेरिटरीज मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में, वो भी है। और थर्ड, अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। ठीक है, यदि यहाँ नहीं लिखते तो अब ये तो बहुत गलत हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में यदि मान लीजिए कोई एक्वायर किया जाता, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया, टेरिटरी के अंतर्गत स्टेट की टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी, और जो भी टेरिटरी एक्वायर किया जाएगी वह सारी टेरिटरी इंक्लूडेड है। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पहले ही बता देती हूँ मैं आपको। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। आर्टिकल नंबर 2 कुछ न्यू स्टेट की बात करता है, मतलब बाहर से, मान लीजिए बाहर से कुछ चीज एक्वायर की, तो इसमें ये मान लो कि न्यू, बिल्कुल नया, नई चीज आई है। और आर्टिकल नंबर 3 जो देश के अंदर की चीजें है ना, उसी को रीएडजस्ट करता है।
जैसे मान लो कि गोवा राज्य, यदि गोवा राज्य भारत देश में आया आया मतलब नया मतलब नहीं है, आज मान लो कि आज की डेट पे गोवा नहीं है और गोवा एक्वा आया, तो वो आर्टिकल 2 के तहत नया स्टेट बनेगा। और मान लीजिए कि जैसे एमपी से अलग हुआ था, एमपी झारखंड, कौन सा अलग, झारखंड बिहार, जैसे मान लीजिए झारखंड बिहार, ठीक है, या ऐसे कोई भी राज्य मान लीजिए जो राज्य से राज्य, दो राज्य बन गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चंडीगढ़ पंजाब से मान सकते हैं जैसे सेग्रीगेट मतलब रीएडजस्टमेंट हुआ है, तो कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल नंबर 3 में। एक बार वापस हैंड रेज करो, आर्टिकल नंबर 2 नई चीजें, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके चीज में कि आर्टिकल नंबर 2 कुछ नया चीज आई है, ठीक है, फॉर्म कर सकती है स्टेट, ये शब्द सुनोगे। और आर्टिकल नंबर 3 में आपको कंफ्यूजन होगा, वो आप सोचोगे कि मैं 2 में तो पढ़ के आया हूँ, फिर 3 में क्यों लिखा, 2 में कुछ नई चीजें हैं, 3 में एडजस्टमेंट। तो देखिए, और किसको पावर दी है, कुछ स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह को पावर नहीं है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स नाम लिखा है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और establish न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एज थिंग्स फिट। दोनों चीजें लिखा कि एडमिट कर सकती है और एस्टेब्लिश कर सकती है। 2A रिपील कर दिया गया है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है प्री में कि 2A कौन से अमेंडमेंट से रिपील किया गया। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और ठीक है 90 सॉरी 1975, ठीक है, ईयर में। तो ओमिटेड बाय जो 2A सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, तो ऑलरेडी एसोसिएटेड है, मतलब इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था, अब इन्होंने रिपील कर दिया, भारत देश का है पार्ट, तो सीधी बात है। तो 36 अमेंडमेंट 1975 से इसे ओमिट कर दिया। आर्टिकल नंबर 3 बता दिया मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 3 जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा स्टेट है, इसमें से एक हिस्से को हटा के नया स्टेट बना दिया। क्या बना दिया, नया स्टेट बना दिया। फिर ये दो स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेट्स को जोड़ के एक नया, मोस्ट मतलब मैक्सिमम अपन चीजें भी जाएं तो ये तीन चीजें ही हो सकती है। एक में से एक को हटा दिया, ये नया बना दिया, ये नया बना दिया। दो हैं, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, नया बना दिया। और दो है या लाइक तीन भी है, तो इनके इतने इतने से हिस्से मिलाकर क्या कर दिया, एक नया स्टेट बना लिया। वापस देखो, तीनों चीजें कर सकती है जो पार्लियामेंट है, वो तीनों चीजें कर सकती है। ये पूरा स्टेट है, इसमें से आधा काट के नया बना दिया, मतलब आधा मत बोलो, प्रपोर्शनेटली काट के, प्रपोर्शनेटली उसको क्या करके डिवाइड करके नया बना दिया। दो स्टेट्स है, दो स्टेट्स को या दो यूटीज को जोड़ के नया बना दिया। क्या बना दिया, नया बना दिया। और इसका इतना हिस्सा लिया, इसका इतना हिस्सा लिया, ये बीच का नया बना दिया, तो ये तीन स्टेट्स हो गए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स, लेकिन अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आप ऊपर भी पढ़ के आए थे, एडमिट न्यू स्टेट, लेकिन स्टार्ट क्या था, एडमिट, पहले एडमिट करेगा फिर स्टेब्लिश करेगा। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स बना सकता है बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, और टू और मोर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्टेट से मत दिमाग लगाओ, लेकिन टू और मोर, अब ये सोच लो कि दोनों को ऐड करके इन्होंने क्या कर दिया, एक नया स्टेट बना दिया। तीसरा, बाय यूनाइटिंग बाय टेरिटरी और विद अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब बाय यूनाइटिंग, जैसे मैंने बोला कि बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी विद द पार्ट ऑफ एनी स्टेट, इसकी स्टेट के, इस स्टेट की टेरिटरी को इस स्टेट के साथ जोड़ दिया, ऐसे करके क्या बना सकती है, नया स्टेट बना सकती है। और वापस ध्यान से सुनो, इसकी जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है। और ये पहली पावर बनाने की थी। दूसरी पावर, स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकती है, स्टेट का एरिया बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री है उसे ऑल्टर कर सकती है, और किसी भी स्टेट का नाम ऑल्टर कर सकती है। क्या क्या बोला, पार्लियामेंट को पावर दी आर्टिकल नंबर 3 में। सबसे पहले फॉर्म न्यू स्टेट, अगेन सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं ना, वहां पे एडमिट, आप किसी भी स्टेट को पहले एडमिट करोगे फिर स्टैब्लिश करोगे। आर्टिकल नंबर 3 में फॉर्म न्यू स्टेट, इससे by uniting a territory, by dividing a territory, by uniting two or more separate territories and by जैसा भी कुछ लगे, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द एरिया
और डिमिनिश, शब्द डिक्रीज नहीं है, डिमिनिश द एरिया, ठीक है, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, आप एक चीज समझो, इसका मतलब आप ये समझना, ऐसा थोड़ी है कि पार्लियामेंट को भारत के कोई हिस्से को किसी दूसरे देश को देने के लिए एम्पावर नहीं किया। शब्द सुन रहे हो, यहाँ पे लिखा डिमिनिश, डिक्रीज विक्री, ये ऐसा थोड़ी है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अपने भारत के हिस्से को दूसरे को दे सकती है। कहीं दिख रहा है आपको खुशप्रीत यहाँ पे इस तरीके का प्रोविजन? आपने पढ़ा नो डिमिनिश मैम। द एरिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का इतना हिस्सा काम करते हैं, हमारे को पैसों की जरूरत है, हम दूसरे स्टेट को बेच दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंक्रीज, डिमिनिश, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम, याद रखो इसमें ABCDE 5 प्रोविजन है। फॉर्म, इंक्रीज, डिमिनिश, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम, ये हमने पढ़ा। फिर आप देखिए, लेकिन ऐसा बिल पार्लियामेंट करेगी तो ऐसा बिल कभी भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं आएगा। इस पूरे पार्ट में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसा बिल पार्लियामेंट में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक कि प्रेसिडेंट रिकमेंड ना कर दे, प्रेसिडेंट रिकमेंड ना कर दे। फिर अब ध्यान से सुनो, कि यदि किसी स्टेट, मतलब ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो एरिया, बाउंड्रीज, नेम, किसी स्टेट की नेम को चेंज कर रहा है, बाउंड्रीज को चेंज कर रहा है, एरिया को चेंज कर रहा है, तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक जब तक कि कंसर्न्ड लेजिस्लेचर को क्या नहीं चला जाता, बताया नहीं जाता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आपका नाम चेंज कर रहे हैं, हम आपका टेरिटरी चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं। कंसर्न लेजिस्लेचर स्टेट को इन्फॉर्म किया जाता है। अगेन मैंने क्या कहा, इन्फॉर्म किया जाता है। वो माने या ना माने, वो हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए? लाइक अनुज सर समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बाकी तीन तो स्टूडेंट्स मेरे। मैम इसमें प्रेसिडेंट करेगा। जी जी। रेफरेंस देगा, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं इन्होंने लिखा, लेकिन उसको बताया जाना चाहिए, कंसर्न लेजिस्लेचर स्टेट को रेफरेंस दिया जाना चाहिए। वो होता होगा, कुछ उनकी टीम रहती होगी या कुछ भी रहती होगी, कमेटी वमेटी जो देती होगी। ठीक है, वहां पे प्रोविजन नहीं है कि कौन देगा, लेकिन कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान रखो कितनी बड़ी बात कही है, अभी तक पार्लियामेंट चल रहा था, क्या चल रहा था, पार्लियामेंट। लेकिन यदि किसी स्टेट की बाउंड्रीज, किसी स्टेट एरिया, किसी स्टेट का नाम बदला जाता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मान लीजिए राजस्थान का ही बदल रहे, तो राजस्थान की कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को रेफरेंस दिया जाएगा। मैंने अगेन क्या कहा, सिर्फ बताया जाएगा, वो कुछ भी कहे उसके मानने के लिए हम मैंडेटरी नहीं है, पार्लियामेंट मैंडेटरी नहीं है। तो हमने पढ़ा ये सारी चीजें। फिर प्रोविजो, कंडीशन टू इंट्रोड्यूस बिल, कि पहले हमें किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, और कंसर्न लेजिस्लेचर स्टेट को रेफरेंस दिया जाता है यदि कुछ भी चीजें चेंज हो रही है, उसकी एरिया, बाउंड्रीज और नेम। स्टेट, इसमें स्टेट का मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि ये जो फॉर्म न्यू स्टेट है, इस स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरीज को तोड़ के, यूनियन टेरिटरीज को उसमें से हिस्सा निकाल के नया स्टेट बनाया जा सकता है। तो स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट को डिफाइन नहीं किया, स्टेट को इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, जो चीजों मतलब एक्सटेंड करती है, डिफाइन नहीं कर रही। तो इन्होंने कहा कि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरीज भी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट का व्यू लेने के लिए रेफरेंस दिया गया है, लेकिन नॉन बाइंडिंग बट मैंडेटरी फॉर पार्लियामेंट टू सीक बिफोर प्रेसिडेंट। आपको मैंने कहा कि पार्लियामेंट को रेफरेंस देना जरूरी है, लेकिन स्टेट का व्यू अपनाना मैंडेटरी नहीं। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 1 क्या है, भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर टेरिटरीज कहाँ लिखी है, फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है, भारत के अंदर स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और ऐसी सारी टेरिटरी जिसे एक्वायर किया गया है। 2 नंबर एडमिट, याद भी नहीं हो तो नई चीज को पहले एडमिट करेंगे फिर स्टैब्लिश करेंगे। 2A, सिक्किम के बारे में जो प्रोविजन है उसे 36th अमेंडमेंट 1975 से रिपील कर दिया। भाई हिस्सा ही है हमारा, हम क्यों स्पेशल प्रोविजन दें, अब हो गया ना। सिक्किम भी एक नया मतलब एरिया एक्वायर किया गया था, सिक्किम भी पहले नहीं था। फिर 3, नंबर 3, जो पार्लियामेंट है मेड बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स, फिर वो आप लिख देना। फिर फॉर्म के बाद में
हमने लिखा कि एरिया को बढ़ा सकती है, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, लाइक थर्ड नंबर इज ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड ऑल्टर द नेम्स, बट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। किसको जाएगा रेफरेंस? स्टेट को, जो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है वहां को बताना पड़ेगा, और जो व्यू है वो मैंडेटरी नहीं। आर्टिकल नंबर 4 समझो, सीधी बात। आर्टिकल नंबर 1 क्या है, कोई बताइए? तनु मैम, आर्टिकल नहीं, शेड्यूल नंबर 1 क्या है? बताओ, शेड्यूल नंबर मैम 1। टेरिटरी। खुशप्रीत नहीं, आपको नहीं ना? तनु मैम, आर्टिकल शेड्यूल नंबर 1 टेरिटरीज है या नहीं है? माइक ऑन करके बोलना सीखो क्लास में, आपके लिए फायदेमंद है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बोलोगे नहीं बोलोगे तो। आप क्लास में हो या नहीं हो? अश्मिता मैम बताइए, शेड्यूल नंबर 1। मैम टेरिटरीज। शेड्यूल नंबर 4? शेड्यूल नंबर 4? मैम मे बी दैट स्टेट वो काउंसिल वाला है ना? अरे हाँ हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट, टीयर, यस मैम। राज्यसभा। तो खुद सोचो, आप सोचो कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टेरिटरीज। क्या लिखते हैं शेड्यूल नंबर 1 में? टेरिटरीज। तो आप खुद सोचो कि यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में तुम नया स्टेट बनाओगी, या नया कुछ भी बनाओगी, यूटीज वगैरह, नया स्टेट बनाओगी, तो क्या शेड्यूल नंबर 1 पे इफेक्ट नहीं जाएगा क्या? क्योंकि उसका नाम क्या है भाई, नया स्टेट बनाओगी तो अभी तो मैं बोलती हूँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे बोलते हैं ना, यूटीज को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो यदि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में आपने नए स्टेट बनाए, तो क्या शेड्यूल नंबर 1 इफेक्ट नहीं होगा क्या? होगा। अग्री करते हैं इससे, इस चीज से? एक बार हैंड रेज करो, अग्री करते हो ना कि भाई शेड्यूल नंबर 1 इफेक्ट होगा। खुद सोचो, तो शेड्यूल 4 कुछ नहीं बोल रहा, मतलब आर्टिकल 4 कुछ नहीं बोल रहा, तो शेड्यूल 1 तो आपका इफेक्ट होगा। अब सोचो शेड्यूल 4 क्या कहता है? राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें भी डिसाइड होगी। तो राज्यसभा की सीटों में ये दो स्टेट्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, इनके भी तो राज्य आएंगे, इनके लिए भी तो सीटें निर्धारित करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 shall provide अमेंडमेंट इन फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। एंड्रेस करो, समझ में आया? लिखना पड़ेगा उनको। आर्टिकल नंबर, जब ये लॉ बनेंगे ना 2 और 3 में, तो इनको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सारे प्रोविजन, कि भाई शेड्यूल 1 में जाके चेंज करो और शेड्यूल नंबर 4 में जाके चेंज करो। सारी चीजें, लाइक देखो, सब चीजें सप्लीमेंटल, जिस जिस पे इफेक्ट पड़ सकता है वो सब लिखना पड़ेगा। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन, इसने स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि जब भी आप शेड्यूल 2 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को चेंज करोगे, अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के बारे में लिखोगे, और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन भी लिखोगे, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये लिखोगे। और मतलब, क्योंकि आपको पता है ये आर्टिकल 4, शेड्यूल 4 चेंज होगा, होगा ना शेड्यूल 4, राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, तो इसलिए इन्होंने कहा सब चीज को आप एक्सप्रेस प्रोविजन लिखोगे, एक्सप्रेस प्रोविजन लिखोगे जब भी आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कुछ किसी भी तरीके का चेंज करते हो। और ध्यान रख लो, अभी रट लो, अभी आपको समझने की चीज नहीं है, कि सच अ लॉ shall not be treated as amendment अंडर आर्टिकल 368। मैं समझाऊंगी इसको कि क्यों नहीं माना जाता इसको आर्टिकल 368 में amendment। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट क्यों नहीं माना जाता, ये आप किसमें पढ़ोगे? ये आप आर्टिकल 13 को पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, क्यों लिखा है इन्होंने स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे, कि ये जो चीजें हैं, इसे मैं बताती हूँ, समझना क्यों लिखा है। एक लाइन में समझ जाओ। आर्टिकल 13 कोई बता सकता है? बिल्कुल छोटा सा, कि क्या लिखा है आर्टिकल 13? मैम इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लॉज के बारे में लिखा है। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, कि लाइक ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट प्रोविजन नहीं लाए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है ना आर्टिकल 13 में। तो आप सोचो कि यदि ये नया राज्य बना रहे हैं, ठीक है, और नया राज्य मतलब नया राज्य बनाएंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने राज्य होंगे, इतनी टेरिटरी होगी, लिखा है ना शेड्यूल 1 में। तो यदि ये नया नया राज्य नहीं बना पाएंगे,
नहीं बना पाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने लिख दिया इतनी टेरिटरी शेड्यूल 1 में। तो और तुम आर्टिकल 13 में क्या बोल रहे हो कि तुम मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट जाएगा ही ना यदि आप नया राज्य बनाओगे तो। ठीक है, अभी मत समझो, ये बहुत डीप डीप की चीजें हैं, लेकिन आप रट लो कि ये जो लॉ बनाया जाएगा उसे 368 के अंदर क्या नहीं माना जाएगा? इसे 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मैं मानती हूँ आपको आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 सब अच्छे से याद हो गया होगा। देखो मैंने लिख भी दिया, परेशान नहीं होते। सब चीजें नोट्स का मतलब यही तो होता है कि सब लिख दो कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। शेड्यूल नंबर 1 वो जाके सब देखेगा क्यों? कि जैसे मैंने मान लो तनु मैम से पूछा नहीं समझ में आया, तो उनको शेड्यूल 1 पीछे जाके देखना पड़ेगा कि शेड्यूल 1 क्या था। तो शेड्यूल 1 में लिस्ट दे रखी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, और 4 शेड्यूल में क्या दे रखा? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का सीट लोकेशन। क्योंकि यदि आप 2 और 3 में राज्य बना दोगे तो इनमें सीट एलोकेशन भी तो होगा। तो मैं मानती हूँ आर्टिकल 1 से लेकर 4 आपने समझ लिया होगा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 फॉर्म एडमिट एस्टेब्लिश, आर्टिकल 2A भूलना नहीं है, रिपील ओमिट कर दिया, 36 अमेंडमेंट से ओमिट करा है वो ध्यान रखो। आर्टिकल 3 री एडजस्टमेंट हो रहा है, और आर्टिकल 4 बिल्कुल रटने वाली चीज है कि 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। और यदि आप किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर रहे हो 2 और 3 में, तो आपको सब चीजें कॉन्सिक्वेंशियल सप्लीमेंटल सारी चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस प्रूफ। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो। पार्ट 1 खत्म हो चुका है हमारा। अब आइए पार्ट 2 करने से पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो दूं, मैं भी पढ़ा सकती थी। देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं क्लास 1 में आर्टिकल 1 पढ़ा दी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, अदरवाइज मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी तक आपको, आप नहीं मानोगे, मैं अभी तक आर्टिकल 29 पे तो 21 पे तो आ ही जाती, 20 तक तो पढ़ाई दी थी। लेकिन मेरा मकसद, अगेन मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई जो बेरेक्ट में लिखा है उसको पढ़ाओ, लेकिन आपका बेस तो क्लियर हो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तो आइए देखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, मैंने इस पे सिंगल सिटीजनशिप भी डाल दिया जो हमारा डिसाइड हो रहा था। अब आओ सेपरेशन ऑफ पावर। ये चीज हम उस दिन क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सेपरेशन ऑफ पावर तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि क्या लिखे। उस टाइम मैं ऐसे याद कर रहे तो देखिए, द सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन इम्प्लाइज कितने ऑर्गन है गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लॉ बनाने वाला, इंटरप्रिटेट करने वाला, लॉ को एनफोर्स करने वाला। नहीं समझ में आए तो विधानसभा, राज्यसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव नहीं समझ में आए तो पुलिस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना। और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश मतलब जो भी जुडिशरी है वो। तो इन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, और ये लोग क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस। ये प्रिंसिपल प्रिवेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब सारी पावर यदि एक ही इंसान को दे देंगे तो मिसयूज होने लग जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिवेंट करता है कंसेंट्रेशन ऑफ पावर। और चेक सिस्टम, चेक और अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है? अश्योर करता है। तो इट इज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू अब द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब ये जो है इसके द्वारा प्रपाउंड किया गया। तो आपसे पूछा गया सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, 3 नंबर का आंसर है। तो आपको लिखना है कि सेपरेशन ऑफ, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एंड दे डू देयर ओन वर्क विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ के द्वारा इस रूल को प्रपाउंड किया गया कि हमें चेक अश्योरेंसी के लिए, मतलब अश्योरेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? पावर को सेपरेट कर देना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, मैंने आपको बताया कि ऊपरी तौर पे यदि हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में भी जुडिशरी अपना काम करती है, लेजिस्लेचर अपना काम करती है, और अपना एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है। लेकिन उस दिन मैंने आपको बोला डीप में जाकर देखो क्या वाकई में ये लोग इंडिपेंडेंट है? तो पढ़ते हैं, इंडिया फॉलोज अ फंक्शनल सेपरेशन। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पे काम नहीं करता इंडिया का जो लॉ है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि जो जिसका काम है वो वही करेगा, ऐसा नहीं है। फंक्शनल की ठीक है, कार्य के अनुसार सेपरेट होता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन ओवरलैप अमंग द 3 ऑर्गन। देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे लेजिस्लेचर, मतलब जो एक्चुअल काम है हम देखते हैं। लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आती है, वो क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। आर्टिकल दिखेंगे आपको 79 से लेकर 213। 79 123 और 168 से 213। वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए था इनको,
बहुत कंफ्यूजन में अपन जैसा पहले याद करके आए वो याद करो, लेकिन लिख दिया। यदि किसी को बहुत अच्छा पढ़ना है तो आर्टिकल 79 से लेकर 123 यूनियन लॉ बनाता है, और 168 से 213 में स्टेट लॉ बनाता है। लॉ मतलब लॉ बनाना काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का। और यदि यदि आप चारों में से मैं मानती हूँ इंटेलिजेंट होगी, लेकिन मैं नहीं थी इतनी इंटेलिजेंट बचपन में, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं समझ में आता था क्या राज्यसभा, कौन से कानून। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाना। कानून बनाना हमें पता है कि फेडरेशन, हमारा फेडरल स्टेट है, तो सेंट्रल पे कानून बनते हैं यूनियन लिस्ट के लिए, और स्टेट पे कानून बनते हैं स्टेट लिस्ट के लिए। तो सेंट्रल पे क्या होती है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और क्या होती है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट, सॉरी, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। सेंट्रल पे कौन होती है? पार्लियामेंट। कौन बनाती है कानून? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में होती है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और स्टेट में कौन होती है? स्टेट में होती है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो, मतलब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं मानती हूँ तनु मैम क्लास में नहीं हो, लेकिन ध्यान रखो ये आप बिल्कुल, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन तो मैं भी होती थी, अब तो सीख गए हम इतना पढ़ पढ़ के। तो आप ये देखो कि एक होता है यूनियन, मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल की लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट। ठीक है। और स्टेट की लॉ बनाने की पावर है स्टेट लेजिस्लेचर। फिर ये बाइकैमरल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पार्लियामेंट में भी लोकसभा राज्यसभा निकलती है, इसमें विधान परिषद और ये सब निकलते हैं लेजिस्लेचर। ये हुए लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस नाम से दिख रहा है कानून बनाना। फिर यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव, कौन आते हैं एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट हुए, पीएम हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ। तो ये सब चीजें लोग लॉ को क्या करते हैं, मैंने क्या कहता है, इन्फोर्समेंट, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ये इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो ये आपको दिख जाएंगे, कहाँ दिखेंगे? 52 से 78 और 153 से 167, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिखते हैं। पीएम दिखेगा आपको, बहुत सारे लोग दिखेंगे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये वगैरह सब दिखेंगे आपको। फिर जुडिशरी, जुडिशरी आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये दिखेंगे, जो लॉ को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। तो 124 से 147 आपको सुप्रीम कोर्ट दिख जाएगा, 214 से 237 आपको हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट दिख जाएगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर किसमें दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अब देखिए फीचर्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, लेजिस्लेटर। अब देखिए, ये बस जस्ट पढ़ो, समझो कि कानून बनाने का काम किसका है। इतना मैंने बहुत ज्यादा ओवर लिख दिया इसमें, यहाँ मत दिखाओ। कानून बनाने का काम तनु मैम किसका है? लेजिस्लेचर मैम। लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का है। तो लेजिस्लेचर का जब कानून बनाने का काम है, तो लेजिस्लेचर में आती है पार्लियामेंट। कौन आती है? पार्लियामेंट। और मैंने अभी क्या बोला कि पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? पार्लियामेंट के हैं लाइक, एक तो है अपना लोकसभा, ठीक है, एक अपना है राज्यसभा, और फिर मैंने बीच में एक शब्द और बोला, क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट। तो बताओ, क्या ये प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा है? अश्मिता मैम, क्या ये प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा है क्या? पढ़े नो क्या मैम, इसमें? एग्जीक्यूटिव। नहीं है। ये एग्जीक्यूशन का मतलब एग्जीक्यूटिव स्टेट का हिस्सा है। यस तो मैम। आप ये कोई प्योर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, नहीं है पे आप। अब वापिस अगेन ये एक स्टेज देखी तुमने, दूसरी स्टेज जैसे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेकिन आप जब आर्टिकल 123 देखो, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव, यहाँ पे कौन बनाते हैं जब दोनों सदन नहीं बैठते और प्रेसिडेंट को लगता है कि लॉ बनाना जरूरी है? तो देखो, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव पावर दे दी। कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 123 किसको दे दी है? प्रेसिडेंट को दे दी। और आर्टिकल 213 में किसको दे दी? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी है गवर्नमेंट। जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ वो समझ रहे हो क्या? क्या ये प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? समझ रहे हो? तनु मैम, अनु सर, खुशप्रीत, अश्मिता तो ओल्ड स्टूडेंट्स है, लेकिन नए स्टूडेंट्स को समझ में आना जरूरी है, वो समझ जाएंगे। और तो ठीक है, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए कि मेरा उद्देश्य कि ये फंक्शनल, ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर केवल कार्यों के आधार पर बांटा इन्होंने, प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है।
देखो ये देखो एग्जीक्यूटिव रोल इन लेजिस्लेचर। जब आप पीछे जाओगे तो वहां पे लिखेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पीछे दिखेगा आपको आर्टिकल 75 में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये किसके हिस्सा है, ये तो भाई एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। और लोकसभा किसका हिस्सा है, ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है। एक बार तनु में माइक ऑन करिए, मैं पूछना चाह रही हूँ कुछ। आपको समझ में तो आ रहा है ना, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, क्या लेजिस्लेचर आया क्या एग्जीक्यूटिव आया, समझ में आ रहा है? माइक आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि क्या आप मैसेज टाइप कर दो, समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा अश्योर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि खुशप्रीत, अश्मिता अश्मिता मैम एंड नुसरत थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे होंगे। लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है उनको ये समझ में आना चाहिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसका, मिनिस्टर किसका हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। और लोकसभा लेजिस्लेचर का हिस्सा है। तो हम पीछे जाके देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है कि जो लोकसभा के सदस्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो लोग होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आप देखो कहने को अलग है। मैम ये लास्ट लाइन थोड़ा रिपीट कर देंगे, जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड वाला, ये ना मैम एग्जीक्यूटिव रोल इन लेजिस्लेचर वाला। अरे देखो समझो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ये पता है, मतलब ये समझ गए ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव उसका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। लेकिन जब आप पीछे देखोगे ना तो ये लोग क्या होते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ये लोग सारे मिलकर लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब इसमें कुछ ऐसा है कि ये लोग हट जाते हैं तो लोकसभा पूरी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि इवन दो लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डन अश्मिता, ठीक है। अब आओ जुडिशियल रिव्यू। भाई साहब आपने दे तो दी लेजिस्लेचर को पावर कानून बनाने की, लेकिन भाई आ जाइए आर्टिकल 13 कि भाई कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को के इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो बना तो रही है लेजिस्लेचर, लेकिन आप आर्टिकल 13 क्या दे रहे हो, जुडिशियल रिव्यू की पावर। लिखा नहीं है जुडिशियल रिव्यू वहां पे शब्द, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो। क्योंकि बनेगा तो लो भाई आर्टिकल 32 टू 26 सब धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कि मैम ऐसे कैसे पढ़ रहे हो आप आर्टिकल 13। जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको याद होंगे कि आर्टिकल 13 लिखा नहीं है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन क्यों है वो जुडिशियल रिव्यू वो समझ में आएगा। आर्टिकल 32 ये रट लो आप, आर्टिकल 226 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो क्या कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। तो भाई कानून जब लिख दिया तो ये लोग क्यों बीच में आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब ये तो इंटरचेक करने के लिए आते हैं, मतलब जरूरी है, लेकिन प्योर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो रिट्स जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स की पावर है रिट्स जारी करने की। और कानून बनाता कौन है, लेजिस्लेचर। लेकिन आर्टिकल 141 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो सारे कोर्ट्स पे बाउंड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो सारे कोर्ट्स पे बाउंड रहता है। फिर आप आर्टिकल 141 के बाद में आप आर्टिकल 142 भी देखोगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, कंप्लीट जस्टिस, इसका नाम ही क्या है, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर्स पास कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। बना लो वही कानून, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 142 को प्रायोरिटी मिल जाती है, लाइक सोल इनको बोला जाता है कि आत्मा टाइप में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, कम फॉर एंश्योरिंग कंप्लीट जस्टिस ऑर्डर पास कर सकता है। एग्जाम्पल दी थी विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, और ये सब भी एक्सेप्शन ही थे यहाँ पे वैसे भी, ये सब भी एक्सेप्शन थे। लेकिन और फर्दर एक्सेप्शन अपन देख लेते हैं, लाइक मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल। मिनिस्टर पार्ट हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के तो होते ही है, लेकिन लेजिस्लेचर के भी पार्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट के पास में भी गवर्नर वो कौन सी पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है। सिमिलरली मतलब लिखा रिपीटेड लिख दिया मैंने।
कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में भी क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। ठीक है, ये मतलब जो लाइक सजा देती है, सजा देता है कौन, कोर्ट। सजा कौन देता है, कोर्ट। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट याद है आपको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है, रिस्पाइट कर सकती है, रेमिट कर सकती है। भाई कोर्ट ने सजा दी है, कहाँ जाते हैं, आर्टिकल 72 में इनकी पार्डनिंग पावर है, आर्टिकल 161 में गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये आर्टिकल कैसे याद करें, देखो याद कर लो, अभी रट लो, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि ये रटा हो जाएगा कि 141 में क्या लिखा है, 142 में क्या लिखा है। ये बहुत, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना आर्टिकल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आर्टिकल टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए आप। फिर जुडिशरी परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 141 ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है एज अ लॉ सारे कोर्ट्स पे बाउंड रहते हैं, डिसीजन नहीं है। और आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। और ये सब चीजें सिमिलर सी चीजें आ गई, लाइक एनजीएसी एक्ट बनाया गया था और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। कंक्लूजन, India's follow a flexible and functional separation of power rather than a rigid one. While all three organs have distinct role, constitutional checks and balances and ensure smooth governance. However, overlapping function and exceptions allow adaptation to practical needs while एक बार हैंड रेज कर दीजिए, हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन कितना कंफ्यूजन था, सेपरेशन ऑफ पावर। लोगों के मन में बस यही है कि जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो कितने खुश होते हैं कि सब चीजें बहुत सेपरेट है। लेकिन अब 3 नंबर के क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन उतना मत सफिशियंट है कि भाई इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में ये दे रखा है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव दिखा है, और इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में लेजिस्लेचर दिखा। जी नहीं, आपको एक्सेप्शंस भी लिखने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल नंबर भी लिखने पड़ेंगे, कब जुडिशरी लेजिस्लेचर का रोल प्ले करती है, कब लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है, सबको आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए जुडिशियल रिव्यू। तो यदि कुछ याद भी नहीं हो, जुडिशियल रिव्यू में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। सोल है ये तो सोल है। ये आर्टिकल तो बिना, यदि एग्जाम में नहीं पढ़े आपने आर्टिकल तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, समझो। नहीं भी पता तो जुडिशियल रिव्यू नाम क्या है, कि कानून बन रहा है। कानून कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर। कोर्ट को इन्होंने पावर दे दी जुडिशियल रिव्यू की। देखो तो सही कि कानून जो बन रहा है वो सही तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू कि जो जुडिशियल, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो जुडिशरी होती है, जुडिशियल रिव्यू में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इनका क्या करती है, इनका क्रॉस करती है, चेक करती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं या नहीं चल रहे। तो आइए जुडिशियल रिव्यू देखिए। Judicial review is the power of judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments or executive order। भाई ये एक हिस्सा है, जुडिशरी इज अ पार्ट, इज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इस ये क्या कर रही है, ये एग्जामिन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसकी, लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स की, लाइक लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्रॉस चेक कर रही है। इसे क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। अब ये लिखा है कि यदि कोई लॉ और एक्शन ऑफ गवर्नमेंट फाउंड होता है इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फंडामेंटल राइट, द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते। अब क्यों लाए जुडिशियल रिव्यू, क्यों लाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या माना जाता है, रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है, रक्षक माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का। तो पर्पस टू एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, इसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। आप इसके गलत जाकर कोई रूल नहीं बना सकते, गलत जाकर कोई रूल। तभी मैं अभी देखो, मैं आपको फिर याद आएगा कि आर्टिकल 4 में क्यों लिखा हुआ था कि यहाँ जो अमेंडमेंट है वो 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिख दी है आप फिर उसको अमेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए वो लिखते हैं बार बार। आपको ये आर्टिकल 13 में भी दिखेगा कि ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, समझोगे आप इस चीज को। टू एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? 4 आर्टिकल दिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल है लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं। आर्टिकल 13 कि लॉ जो आप फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट बनाओगे वो वॉइड बनेंगे। ठीक है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स जारी कर सकता है। 226 हाई कोर्ट की पावर क्या है? फंडामेंटल और अदर पर्पस के लिए, फंडामेंटल राइट्स और अदर पर्पस के लिए क्या कर सकता है? रिट्स जारी कर सकता है। 245 246 मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, ये क्या कर देते हैं? लिमिट लगा देते हैं 245 246 में। और 131 से लेकर 136 में सबके ज्यूरिडिक्शन दे रखे हैं, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको यदि ये तीन दो याद नहीं करने तो 13 all the laws which are inconsistent with the fundamental rights are void of issue. क्या है? Void of issue. 32 Supreme Court can issue writs to protect the fundamental rights. 226 the High Court can issue writs to protect the fundamental rights and other matters. अब बात होती है जुडिशियल रिव्यू। सब कर सकते हो आप जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अभी आपको दिखेगा शेड्यूल नंबर 9। अभी इस स्टेज पे आपको इतना ही समझना काफी है। एक आर्टिकल है 31B, 31A B C 3 आर्टिकल है। तो समझो, समझना, इतना दिमाग लगाओ कि फंडामेंटल राइट से अभी कहा आपने कि फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट आप कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, लिखा है आर्टिकल 13 में। लेकिन एक है हमारे पास में शेड्यूल नंबर 9, और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि शेड्यूल नंबर 9 में यदि कुछ लॉस को डाल दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, इवन दो ये क्या है? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो भी इनको प्रायोरिटी मिलती है। एक बार हैंड रेज करो, रट लो, मैम ये थोड़ा रिपीट कर देंगे। वापस ध्यान रखो। देखो, जनरल रूल क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसमें भी मिलेगी आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर, ऐसा नहीं है मैं मना कर रही हूँ। लेकिन जो शेड्यूल नंबर 9 है ना, एक पढ़ेंगे अपन शेड्यूल नंबर सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, करा था उस दिन सही कि शेड्यूल नंबर 9 मतलब सूची 9 में शेड्यूल नंबर 9 में यदि कोई एक्ट्स डाल दिए जाते हैं तो दो ये एक्ट्स किससे इनकंसिस्टेंट है? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो भी इनको प्रायोरिटी मिलेगी। समझ में आया? देखो कितनी बड़ी बात बोल दी, शेड्यूल नंबर 9 में डालने के बाद में शेड्यूल नंबर 9 के एक्ट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब फंडामेंटल राइट को भी ब्रीच करने के बावजूद भी। बड़ी बात तो है ना अश्मिता मैम? तो ये तो कितनी गलत बात हो गई, ऐसे तो हर एक्ट शेड्यूल नंबर 9 में चल जाएगा। समझ रहे हो? हर कानून शेड्यूल नंबर 9 में चला जाएगा। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर तो आप मतलब आप क्या कर सकते हो, हर एक्ट को आपने बोल दिया कि शेड्यूल नंबर 9 में डाल दो, इवन दो ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो भी इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ये तो कितनी गलत बात हो गई। थोड़ा सा पढ़ते हैं हम शेड्यूल नंबर 9 के बारे में। पहले तो एक बार हैंड रेस कर दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं है। आप ये ध्यान रखो कि शेड्यूल नंबर जो 9 होता है, बड़े बड़े पेन से लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा कि शेड्यूल नंबर 9 इवन दो इनकंसिस्टेंट पाया जाएगा एफआर से, तो भी ये क्या है? इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। किनका ओवरराइडिंग इफेक्ट है? इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो आ जाइए, ये पढ़ना जरूरी था, लाइक जुडिशियल रिव्यू में ये आपको आर्टिकल पढ़ना, ये पढ़ना जरूरी। देखिए शेड्यूल नंबर 9 एंड जुडिशियल रिव्यू। शेड्यूल 9 वाज एडेड, याद रख लो 1951 से ऐड हुआ था, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे शेड्यूल नंबर 9 ऐड हुआ था। प्रोटेक्ट लॉज, और इसके अंदर ज्यादातर लॉज हो गया है लैंड रिफॉर्म लॉज है। मैंने बोला ज्यादातर, सारे नहीं है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? लैंड को रिफॉर्म करने के एक्ट्स डाले गए। तो शेड्यूल नंबर 9 में जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 से, जिसके अंदर लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, मेनली लैंड फॉर्म बीइंग चैलेंज्ड फ्रॉम वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। Article 31B ensures the law placed in Schedule 9 cannot be invalidated on the grounds of inconsistency with the fundamental right. कि इनको केवल इस आधार पे इनवैलिडेट घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है।
शेड्यूल लाइन का ओवर राइडिंग इफेक्ट। फिर क्या हुआ अब समझना, ये तो कितनी गलत बात हो गई, कितनी गलत बात हो गई कि आप इसका पढ़ना, आप एक तो लाइक ऐसे तो हर एक्ट लेजिस्लेचर, समझदार आदमी मेरे जैसे समझदार आदमी होगा ना, तो क्या करेगा, बैठे बैठे शेड्यूल लाइन में डालता रहेगा, क्योंकि शेड्यूल लाइन में डालो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करो। मजे हो गए मेरे। केस आया, केशवानंदन भारती का केस पता है, लेकिन इस पता होगा आपको, केशवानंदन भारती जी का केस 24 अप्रैल 1973, डेट याद रख लो इस डेट को। तो एक केस आया, केशवानंदन भारती का केस आया कि भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको वो नहीं कर सकते, ब्रीच ब्रीच नहीं कर सकते आप चीजों को। अब क्या हुआ, आईआर कोहलू का केस आया, ये शेड्यूल 9 के लिए आया था, आईआर कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आईआर कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो हर हर दूसरा एक्ट शेड्यूल 9 में दिख जाएगा आपको, तो इन्होंने कहा 24 अप्रैल 1973 के बाद, इस केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, ये किसकी डेट है, केशवानंदन भारती जी की, 24 अप्रैल 1973 के बाद आप जो भी एक्ट शेड्यूल 9 में डालोगे, उसका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहले नहीं था, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर नहीं थी, लेकिन आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एक बार हैंड रेज करो, अभी तक हमने केस लॉ ज्यादा याद नहीं करे हैं, कुछ याद नहीं करे केस लॉ का, कुछ भी याद नहीं करे। एक तो अपन ने याद करा था कि पार्लियामेंट, ओ जो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद करा था, इसमें हमने 3 केस याद करे थे, केशवानंदन भारती जी का केस याद करा था, एस आर बोमानी, देख लेना। सबसे पहले री बेरूबरी का केस याद करा था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट केस याद करा था, जिसमें कहा था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एस आर बोमानी में भी यही कहा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही याद करें। चौथा केस मैं आपको आज की तारीख में याद करा रही हूँ, आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ, आईआर कोहली या कोलू जो भी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसने कहा कि भाई शेड्यूल 9 में तुम डाल दो, लेकिन डालने से पहले 24 अप्रैल 1973 के बाद में तुमने शेड्यूल 9 में कुछ भी डाला ना, क्योंकि क्या होता है, आप मतलब अभी तो अपन बहुत बहुत स्वतंत्र इंसान है, बहुत स्वतंत्र, हमारे हम सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है, और लाइक अपना हाई कोर्ट एक्टिव है, मतलब पुराने जमाने में मजे चल रहे थे। गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट अब कितने लोगों को जेल में डाल दिया, अब वही अपन पढ़ते ही है आर्टिकल 124A, ठीक है, जब अब तो हट गया चलो, ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ये सारी चीजें कितना गलत होने लग गया। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद शेड्यूल 9 में, क्योंकि मैं वापस बोलती हूँ, क्योंकि शेड्यूल 9 ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है, दो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, आईआर कोलू वाले केस में कहा गया कि law inserted in schedule 9 after 24th April 1973 are subjected to judicial review। रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, if they violate basic structure including fundamental right of basic structure, they can be struck down, they can be struck down। कि यदि शेड्यूल 9 में डालने से पहले देख लिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहा है, तो आपको लाइक इसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। अब इसके एक्सेप्शन क्या है जुडिशियल रिव्यू के, किनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, सबसे पहला एक्सेप्शन शेड्यूल 9, लेकिन कौन सा शेड्यूल 9, 24 अप्रैल 1973 के पहले का शेड्यूल 9, इसको आप जुडिशियल रिव्यू में के कटघरे मतलब घेरे में नहीं ला सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गए, जो नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी के क्वेश्चन हो गए, और कुछ कुछ चीजें हैं जो जुडिशियल रिव्यू के परे हैं, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। क्यों जरूरत है जुडिशियल रिव्यू की, तो सबसे पहले बात, जुडिशियल रिव्यू की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम मानते हैं, हम सरकार को सुप्रीम नहीं मान रहे, गवर्नमेंट को सुप्रीम नहीं मान रहे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो हमें कोई भी चीज ऐसी लगेगी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गलत है। दूसरा, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं करे, कुल मिला के सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन यदि एग्जाम में आए आपको लिखने पड़ेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अपना।
अब पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 14 में कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू चाहिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू चाहिए, गवर्नमेंट अपना मनचाहा मिसयूज ना कर ले उसके लिए जुडिशियल रिव्यू चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे उसके लिए जुडिशियल रिव्यू चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे क्या होता है बेसिक, उसके लिए चाहिए, गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी बनी रहे उसके लिए चाहिए, और जस्टिस सोशल जस्टिस बना रहे उसके लिए चाहिए। एक बार हैंड रेज कर दीजिए आराम से, एक ऐसे तैयार हो गया आपका, आप एक ऐसे लिख सकते हो जुडिशियल रिव्यू पे। What is judicial review? Why the requirement of judicial review? In which articles or judicial review जिस पे अप्लाई नहीं होता? What are the exception of judicial review? इन सब पे आराम से आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका था। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, 2 बार लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर दूंगी, समझो। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, क्यों जरूरत पड़ी बेसिक स्ट्रक्चर? कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट का खुशप्रीत, अब तो बताओ, उस दिन नहीं बताया था। 368 और कौन सा पार्ट है? 20 ठीक है, पार्ट नंबर 2। एक चीज तो समझ में आ गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, समझ में आई ये बात तो, ये बात तो सबको समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। लेकिन समझो कि मैं हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर दे दी है, और मैं बना दूं, क्या बना दूं कि ये जो सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म, हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजियन ऑफ इंडिया, और मैं है ना, मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, समझना। मैं बोल दूं कि केवल और केवल हिंदू धर्म ही भारत देश में अपनाया जाएगा। I can do the same. मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है, तो खुद बताओ क्या ये हो सकता है क्या? तनु मैम, यदि आप नहीं सुन पा रहे होंगे, अनु सर, क्या ये हो सकता है भाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड किया जा सकता है, हो सकता है कि अश्मिता मैम, खुशप्रीत सर, कि आपने तो बोल दिया आर्टिकल 368 नो में मैम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, आप तो अमेंड किया जा सकता है, प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, दो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। तो समझो कि उड़ा तो दो आप सेक्शन 368 में, अमेंडमेंट तो कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते आप। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे थोड़ी बना दोगे फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनिटी इंटीग्रिटी, ऐसे थोड़ी बना दोगे आप, यूनिटी इंटीग्रिटी को चेंज कर दोगे, नहीं कर सकते। आप सोवरेनिटी को थोड़ी चेंज कर सकते हो, क्यों कर दोगे आप सोवरेनिटी को? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाए रखने दो ना। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि ये कल से ब्रिटिश के अंदर आएगा। मतलब आपके पास में 368 में कानून को बदल, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, लेकिन रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कुछ चीजें हैं जिसे आप अमेंड नहीं कर सकते। जुडिश, आप कल से मना कर दो, पार्लियामेंट कल से मना कर दे, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा है, कल से मना कर दे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कर लो मजे, अमेंड कर दिया हमने कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो देखिए कितना अच्छी बात है, मतलब केशवानंदन भारती जी कुछ फेमस पर्सनैलिटी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कितने फेमस पर्सनैलिटी बन गए वो, इतने अच्छे अच्छे डिसीजन निकले उसमें से। ये स्टार्ट करते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको रिलेट करना है। देखिए the basic structure means certain fundamental features of the constitution cannot be altered or destroyed by amendment even by parliament। ठीक है, कि पार्लियामेंट आप अमेंड तो कर सकते हो, हम तैयार हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, बट सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स हैं, आप उनको अमेंड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 की पावर है उसको लिमिट कर रहा है। केस लॉज देख लेते हैं, केस लॉ देख लेते हैं। केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर।
इंदिरा गांधी नेहरू, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या होना चाहिए, मतलब हार्मनी बनी रहनी चाहिए। आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की केशवानंदन भारती जी के केस के बाद में जो शेड्यूल 9 में केस लॉ डालोगे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। एसआर भूमानी वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि फेडरलिज्म, बाकी तो याद करो नहीं करो, 3 मैंने याद करवा दिया आपको। केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। आईआर कोलू ने कहा कि 9th शेड्यूल में जो है हम तो रिव्यू करेंगे। और तीसरा नंबर किसमें बोला, तीसरा नंबर बोला एसआर भूमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रट लो इसको। इसने बोला था, इसने बोला फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट अमेंड द सेम। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं जस्ट इलस्ट्रेटिव बेस पे। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेचर सुप्रीम होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी यूनिटी ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रिपब्लिक एंड राजा का बेटा राजा नहीं, ऐसा नहीं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में देखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड बेसिक ह्यूमन राइट, यूनिटी, इन सबको आप अमेंड नहीं कर सकते। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज अ सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द कोर वैल्यूज। हमने बैठे बैठे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो तुम्हें दे दिया, लेकिन कोर वैल्यूज को आप अमेंड नहीं कर सकते। इंश्योरिंग इवन पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलर। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। ये नोट्स मैं अभी के अभी आपको शेयर कर देती हूँ, इनका प्रिंट निकालना और पेन से सही करते जाना। ठीक है, बाकी क्लास कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।